आदरणीय श्री डॉक्टर मनोज सर, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के हमारे सारे शिक्षकगण, हमारे छात्र बंधुओं और पूरी वसुधा कल्याण की टीम, आप सबको मेरा जोहार। आज का जो थीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर, वो है एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स और उनके यूसेज। बेसिकली परंपरागत यूसेज क्या है, लाइवलीहुड यूसेज क्या है, या फार्मेसीज में हम इसका किस तरह प्रयोग कर सकते हैं। अभी अंजलि कह रही थी कि डॉक्टर मनोज ने काफ़ी समस्याएं बताई और उनका निवारण बताया एरोमेटिक प्लांट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स के थ्रू, पर उन्होंने मेरी समस्या बढ़ा दी क्योंकि उन्होंने सब एक्सपेक्ट कवर कर लिए, मेरे लिए कुछ बचा नहीं बोलने को। तो सर सॉरी, फिर भी ये दो अलग अलग डोमेन है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, और जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं ये फ्लोरा और फोना दो अलग डोमेन है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स वेब है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। जिस तरह अंजलि थोड़ी देर पहले कह रही थी जीव प्लस वन से जीवन बनता है, उसी प्रकार जीव दैट इज वाइल्ड लाइफ, वन दैट इज जो हमारा थीम है एरोमेटिक प्लांट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आज अगर हम झारखंड में देखें, ये हमारे लिए थोड़ी शर्मनाक बात भी है, तो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन काफ़ी कम है। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन आप विज अगर मध्य प्रदेश देखें, साउथ सदर्न स्टेट्स देखें या उत्तराखंड वगैरह देखें, तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, लेकिन झारखंड में ये डेंसिटी काफ़ी कम है। जहाँ तक एक मोटे तौर पर इसका कारण है वो यहाँ पे हर्बीवोर पॉपुलेशन का कम होना है। अगर कार्निवोर पॉपुलेशन इसलिए कम है क्योंकि हर्बीवोर पॉपुलेशन कम है। हर्बीवोर पॉपुलेशन किस लिए कम है? क्योंकि यहाँ पर जंगलों में जो सेवन करने के लिए उनका जो बेसिक फॉडर होता है, जो लोअर कैनोपी में जो क्रॉप्स होते हैं, उनकी कमी है। तो ये मेरा हमारा आप सबका दायित्व है कि इस कमी को हम कैसे दूर करें। ठीक इसी को ब्रिज अप करने के लिए आज का थीम ये रखा गया है, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स। प्लांट की महत्व इस सेंचुरी के संदर्भ में ऐसे बता सकते हैं कि चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें 13 प्रकार के भारत में वनों की व्याख्यान है। जो हमारा फॉरेस्ट है वो है ड्राई साल डेसिडियस फॉरेस्ट। ड्राई साल डेसिडियस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का नाम ही साल पे पड़ा है। साल जिसे सखुआ भी कहते हैं झारखंड में, काफ़ी वृहद रूप से पाया जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, और झारखंड के जंगलों में अधिकांश साल ही पाया जाता है। साल हमारे सांस्कृतिक वैल्यू से भी बहुत जुड़ा हुआ है। एक कहानी बताता हूँ। मैं दिल्ली में तैयारी करता था जब यूपीएससी की, तो एक बार ऐसे गुरुग्राम जाना हुआ। गुरुग्राम में एक फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सखुआ। सखुआ वहाँ की खास बात ये थी कि पत्ते में खाना सर्व करते हैं, और उसके आगे का आप अगर क्यू देखोगे तो कम से कम 2-2.5 घंटे का वेटिंग पीरियड रहता है खाने के लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो सखुए के पत्ते में खाना को सर्व करते हैं। दैट मेक्स फूड टेस्टियर, मोर न्यूट्रिशियस, और उसमें से जो एरोमा आती है वो लोगों को लुभाती है। तो इसलिए हमारा जो हम सखुए को यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस अगर नहीं देते हैं लोकल डायलेक्ट में या फिर यहाँ पर सिटीज में, लेकिन अगर आप यही बड़े शहरों में जाएं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएं, तो उसके नाम से एक चेन चल रहा है सखुआ नाम से। दूसरा सैंडलवुड, जैसे आप जानते हैं, इस पे मूवीज इतनी बड़ी बन रही है, पुष्पा मूवीज है, ठीक है, जिस तरह से। तो उस प्रकार जो पेड़ों का महत्व है वो आज हर जगह पर पहचाना जा रहा है। सर बात कर रहे थे सांस्कृतिक एंड विरासत की, और भी स्पीकर्स ने बताया विरासत में क्या महत्व है पेड़ों पौधों का। महुआ कलेक्शन का, जैसे मैं पहले ही बता रहा था, महुआ कलेक्शन का सीजन शुरू हो गया है। झारखंड में महुआ काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटॉक्सिकेंट के रूप में, जो लोकल हम यहाँ पे दारू बनाते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, वो। दूसरा, इसे हम अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक साल प्रोटीन बोल के हम बेच रहे हैं इसे। एक जर्मनी की कंपनी है, आके लोकली प्रोक्योर करती है, उसे ड्राई करके वहाँ एक्सपोर्ट करती है, वहाँ महुआ प्रोटीन बार के नाम से इसे बेचती है। यहाँ पे वो प्रोक्योर करती है 30 से 40 रुपए किलो। उसे जब वो पोस्ट प्रोसेस जर्मनी में बेचती है तो 1000 रुपए किलो उसका मूल भाव हो जाता है, और जब उसे फर्दर प्रोसेस करके केक के रूप में बेचते हैं तो फर्दर 2000 रुपीज़ केजी, जो आप वे प्रोटीन भी जो लोग लेते होंगे पता है कि वो काफ़ी बहुमूल्य है। उस
प्राइस रेंज में उसको बेचा जाता है। तीसरा कि आज काफ़ी सारे थ्रेड्स हैं हमारे जो भी NTFPs है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि कुछ थ्रेड्स आप गिना सकते हैं, कोई थ्रेड्स बताएं जो हमारे एरोमेटिक या मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनमें प्रेजेंटली क्या थ्रेड्स हैं, बताएं। महुआ के विषय में कहना चाहूँगा कि महुआ के आपने इतने यूजेस बताए, लेकिन जब महुआ कलेक्शन की बात होती है तो अधिकांश हम देखते हैं कि जागरूकता के अभाव में ग्रामीण महुआ बेचने के क्रम में जंगलों में आग लगा देते हैं। वो आग अनियंत्रित होकर के पूरे जंगल को जला सकती है, जीव जंतुओं को हानि पहुंचा सकती है। तो इस विषय पर कुछ किया जा सकता है, जागरूकता फैलाई जा सकती है। वेरी गुड पॉइंट। और किसी को ऐड करना है? परफ्यूम बनाए जाते हैं। प्लीज। तो एरोमेटिक ट्री है, अगर उससे परफ्यूम बनाए जाते हैं तो वो नेचुरली एक्सट्रैक्ट करो तो ठीक है, बट उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको ज़बरदस्ती, जैसे उसको ज़रा से भी कुछ इन्फेक्शन होता है या उसको चोट लगता है तो वो खुद का सेल्फ डिफेंस के लिए कोई रेजिन टाइप का रिलीज करता है। बट क्योंकि ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं तो इसका कमर्शियल यूज़ टू मच बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड उसको जोर ज़बरदस्ती उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है ताकि वो रेजिन ज़्यादा निकले एंड इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये एक मेजर पॉइंट है, ओवर एक्सट्रैक्शन जो NTFPs का हो रहा है। ये सबसे बड़ा, पहले क्या था जब इसके बारे में इतनी सेंसिटाइजेशन नहीं थी NTFPs के बारे में, तो उस वक्त इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था। आज जो, जैसे मैंने जर्मनी का एग्जांपल दिया कि कंपनीज आके यहाँ से एक्सप्लॉयट करके औने पौने भाव में निकाल करके बाहर विदेशों में बहुत हाई रेट्स पे बेचती हैं। तो अब इसका कमर्शियलाइजेशन होने के कारण ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो थ्रेड्स में सबसे प्रमुख रूप से ओवर एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन की कमी। हमें पता ही नहीं है हमारे जंगल में ऐसी ऐसी औषधियां हैं, जैसे सर कह रहे थे उपनिषद में जितने भी अरण्य ज्ञान है उपनिषद में या हमारे वेदों में, उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रूप से हुआ ही नहीं है आज तक। अगर इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो तब हम उसके मैनेजमेंट के लिए, साइंटिफिक यूसेज के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारी जानकारी के अभाव में बहुत सारी प्रजातियां ऐसे ही विलुप्त हो चुकी हैं और ये हमारा आपका दायित्व है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन करें। जो ट्रेडिशनल नॉलेजेस हैं, जैसे कि मुझे पर से नहीं पता था कि पोटोस का पत्ता रगड़ने से ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, या एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसका अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रूप से हो सके तो ये भी एक जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है या जानकारी के अभाव में उसका खत्म हो जाना है, इसको एक डील कर सकता है। चौथा, जो अब हम इसके लिए कर क्या सकते हैं कि एक विजन होना चाहिए। तो हमने 5 पॉइंट विजन इसके लिए आइडेंटिफाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंजर्व विद इन द फॉरेस्ट, कि आप जो जंगल के अंदर है उसे कंजर्व करें, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचाएं, साइंटिफिक यूसेज करें उसका, और एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप करें। आज अगर हम NTFPs की बात करें, महुआ की बात करें, तेंदू की बात करें, तो इस प्रकार उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि भविष्य में रीजनरेशन के लिए बचना मुश्किल है। अगर हम सारे महुआ के फ्लावर्स को खत्म कर दें तो उसके सीड्स नहीं आएंगे, फ्रूट्स नहीं आएंगे, तो वो रीजनरेट क्या करेगा। अगर होमोसेपियंस की हम बात करें, सबसे बड़ी टेंडेंसी होमोसेपियंस की होती है टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, बी इट विद वट एवर मीन्स, जैसे कि प्लांट्स में सीड्स के थ्रू, सीड डिस्पर्सल के थ्रू रिप्रोड्यूसिंग की टेंडेंसी होती है। अगर आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लें, ओवर हार्वेस्ट कर लें, तो रिप्रोडक्शन उसका बंद हो जाएगा, सीड डिस्पर्सल बंद हो जाएगा, तो फिर ये फर्दर हम इसे हार्वेस्ट करने के लिए बचेगा ही नहीं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कल्टिवेट आउटसाइड द फॉरेस्ट। आप जंगलों में तो बचा रहे हो, लेकिन क्योंकि इसका यूसेज है, क्योंकि लोगों के बीच में इसका प्रचलन बढ़ रहा है, तो आप जंगलों के बाहर इन चीज़ों को निकालें। जैसे सर कह रहे थे मुसली है, या त्रिफला चूरन जो हम बनाते हैं, हरड़ से आंवला और बेहड़ा को मिला के जो त्रिफला चूरन बना रहे हैं, आज डाबर जैसी कंपनियां हैं या पतंजलि जैसी कंपनियां हैं, ये औने पौने भाव पे आके लोकल कम्युनिटीज से इसे खरीद लेती हैं कलेक्शन के माध्यम से। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम इसे बाहर निकालें जंगलों से और लोगों को प्रेरित करें कि आप इसका कल्टीवेशन अपने किचन गार्डन्स में करें, अपने फार्म्स में करें, अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स में करें। ये हमारा दूसरा दायित्व होना चाहिए। तीसरा दायित्व साइंटिफिक डेवलपमेंट इन चीज़ों का, एक जैसे मैं बता रहा था प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्लस रिसर्च की इन सब चीज़ों पे। सर बताए थे कि रिसर्च नहीं था उस जमाने में, तो 18वीं सदी में एक
फिर एक रिसर्च आया ऐसे, तो फिर उसका कंजम्पशन बढ़ा, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ी। तो एक साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए इस चीज़ों पे, ताकि इसका साइंटिफिक हार्वेस्ट भी किया जा सके। चौथा है अवेयरनेस, जिसमें आप लोगों की भूमिका सबसे अहम है। मेरा मानना है टीचर्स आर द फ्यूचर मोल्डर्स ऑफ द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री। जैसे वो एक क्ले की तरह है, बच्चा एक क्ले की तरह है, एक स्टूडेंट एक क्ले की तरह है। आप उसे जिस मोल्ड में ढालोगे, जिस सांचे में ढालोगे, वो उस प्रकार बड़ा होगा। आज अगर वर्ल्ड एनवायरनमेंट फोरम की रिपोर्ट देख लो या यूएनजीसी की रिपोर्ट देख लो, सबसे बड़ा थ्रेट अगर मानव प्रजाति पे कुछ है तो वो है क्लाइमेट चेंज। तो अगर आप सेंसिटाइज करोगे स्टूडेंट्स को कि रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ, रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, तो उस तरह से एक अच्छा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा, एक अच्छा जो भविष्य के लीडर्स हैं वो इंक्लाइंड होंगे टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। पांचवा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि आप अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी बताएं। कि अगर जब तक आप इंटरप्राइजिंग नहीं दोगे लोगों को, कि लोगों को उससे कुछ कमाई हो सके, तब तक लोग उस तरफ रुचि नहीं दिखाएंगे कि इसे कंजर्व क्यों करें। जैसे कि अगर आप बताओगे कि त्रिफला चूर्ण बना के आप इस दाम पर बेच सकते हो, तो लोग ऑटोमेटिक आज उसको बचाने के लिए अपने आगे आएंगे। जैसे कि अगर आप कहीं जाओ कोई फील्ड में, आप सारे पेड़ को कटा हुआ पाओगे, सिर्फ एक या दो पेड़ नहीं कटता है कभी, वो है महुआ। क्यों नहीं कटता है? उससे आमदनी होती है। उससे आमदनी होती है, लोगों की आमदनी होती है, वो उसे कभी नहीं काटेंगे। महुआ को कभी नहीं काटेंगे, सेमल को भी नहीं काटेंगे। सेमल के भी सीड्स बिकते हैं, सेमल का भी रुई बिकता है, तो लोग उसे नहीं काटते हैं। इस तरह कटहल के भी पेड़ काफी कम काटते हैं लोग। तो जिस चीजों से लोगों को आमदनी महसूस होगी कि इससे में हमारा दिनचर्या चल सकता है, आमदनी हो सकती है, उस चीजों को लोगों को काटने का कोई उनके पास इंसेंटिव या मोटिवेशन नहीं रहता है। तो ये 5 प्रमुख चीजें हैं जिस पे वर्क करके हम इन सब चीजों को संवर्धन कर सकते हैं। लास्टली मेरा एक मानना है कि कोरोना काल में जो कम्युनिटीज फॉरेस्ट के ज्यादा नजदीक थी, वो लीस्ट इफेक्टेड क्यों थी? वो लीस्ट इफेक्टेड क्यों थी? जो कम्युनिटीज जंगल के फ्रिंजेस में रहती थी या जंगलों के बीच रहती थी, वो लीस्ट इफेक्टेड क्यों थी? ड्यू टू फ्रेश एयर इम्यूनिटी ज्यादा था। ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन नहीं हो पाया बिकॉज आपके पास एक हेज भी है, आपके पास एक बफर भी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इन सब चीजों को और एक एग्जांपल के तौर पे से स्टडी करोगे, तो कोरोना काल में अगर जंगल फ्रिंज कम्युनिटीज या जो जंगलों के अंदर रहने वाली कम्युनिटीज हैं, वो सबसे ज्यादा इसलिए बची। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे फ्रेश एयर बहुत ज्यादा था, ऑक्सीजन उनको फ्रेशली जो लोगों को सिलेंडर में भर के मिल रहा था, वहाँ पे लोगों को लोकली मिल रहा था। सेकेंडली, वहाँ पे इम्यूनिटी जो थी वो लोगों की काफी हाई थी। क्यों हाई थी? बिकॉज ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स जो यहाँ पे थी, जो आयुर्वेद का वो जनरेशन दर जनरेशन नॉलेज ट्रांसफर करते गए। जैसा कि कुछ भी हो, सर बता रहे थे कि कमल के सीड्स का फॉर एग्जांपल, तो वो जनरेशन दर जनरेशन उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज पास ऑन होती गई, वो इम्यूनिटी उससे बेसिस पे बनती गई। हमारा इम्यूनिटी क्या है शहर में? पैसिव इम्यूनिटी है, उनका क्या एक्टिव इम्यूनिटी था। उन्होंने वो चीजों के लिए अपने शरीर को उस तरह से ढाल रखा था। तो ये सब कुछ कारण है। तीसरा, जैसे भाई कह रहे थे कि वहां पे लोगों का ट्रांसमिशन भी कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि आपके पास एक हेज है, एक बफर है, लोग थोड़े से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है। तो ये सब कुछ कारण हैं जो जिस कारण से कोरोना काल में जो जंगल की कम्युनिटीज हैं, जो जंगल पे निर्भर कम्युनिटीज हैं, वो लीस्ट अफेक्टेड रहे। लास्टली मैं ये चाहूँगा जो हमारे भावी शिक्षक भाई बहन हैं यहाँ पर, कि वो जाकर इस मैसेज को हर स्टूडेंट से पहुंचाएं कि जंगल और जंगल से एसोसिएटेड जितने भी वेब हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ हो, फॉरेस्ट हो या फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हो, आप एक मुट्ठा वो उठाओ, जंगल की मिट्टी उठाओ, उसमें उससे ज्यादा माइक्रो पार्टिकल्स हैं जितने पूरे धरती पे टोटल पॉपुलेशन 8 बिलियन बोलते हैं धरती पे पॉपुलेशन है। आप एक चम्मच उठा लो मिट्टी, उसमें उससे ज्यादा माइक्रो पॉपुलेशंस आपको मिल जाएंगे। तो इसका महत्व जो फ्यूचर जनरेशन है उसको सिखाना बहुत आवश्यक है, और ये एक कहीं ना कहीं कारण है जिस कारण हमने चूज किया कि नहीं, हम भावी जो शिक्षक हैं हमारे, हम उनको ये इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप फ्यूचर जनरेशंस को, भावी लीडर्स को ये मैसेज ट्रांसमिट करें ताकि हम इस चीज में समर्थन में आगे बढ़ सकें। थैंक यू।